नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी लेवल 3 एग्जाम 2018 का कॉमर्स का पेपर पूरी तरह से सोल्व और एनालाइज किया जाएगा। इसमें ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ मोदिग्लियानी इन मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के एनालाइज करने की थ्योरीज है एमएम की थ्योरी। एमएम की जो पहली थ्योरी है इररिलेवेंस थ्योरी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको देखना है कि कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो इसके एजम्पशंस पढ़ लेने चाहिए। ज्यादातर एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गिवन जो ऑप्शंस हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन है सी, इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट, क्योंकि इसकी एजम्पशन जो कहती है वो कहती है कैपिटल मार्केट अपने आप में परफेक्ट होता है, तो ये जो है ये गलत है। बाकी जो तीनों हैं ये इसकी थ्योरी की एजम्पशंस हैं। नेक्स्ट है, नीड सिस्टम इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू। भारतीय प्रतिभूति बाजार में सिक्योरिटी मार्केट में नीड सिस्टम संबंधित है किससे? तो नीट जो है ये स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है और ये अपना ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये उसकी स्क्रीन बेस्ड प्रणाली है, सिस्टम है। नेक्स्ट है, क्योंकि स्क्रीन बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है उसी को नीट इसमें बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो स्क्रीन बेस्ड होने की वजह से ऑटोमेटेड तरीके से होती है। नेक्स्ट है द बुक इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। यह बुक किसने लिखी है? इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें राइटर का नाम पूछा गया है। गिवन ऑप्शंस में से सही जो ऑप्शन है वो है पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट है, इन मैनेजरियल ग्रिड में जिसको की डेवलप किया ब्लैक एंड मॉर्टन ने। ए मैनेजर हु इज हाईली रिलेटेड विद प्रोडक्शन बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल इज नोन एज। इन्होंने कहा कि एक मैनेजर जो हाईली कंसर्न है प्रोडक्शन के बारे में लेकिन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, जागरूक नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहता है, लोगों की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता है, वो किस टाइप का मैनेजर इसमें कहा जाएगा? तो ब्लैक एंड मार्टन की एक मैट्रिक्स है उन्होंने बताया है, उसके अनुसार आपको चुनना है कौन सा होगा। तो इसमें से जो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 9-1 मैनेजमेंट। दरअसल इसमें आप एक जो इसका पिक दिखाई जाती है उसके अलावा मैं एक अलग तरीका बताता हूं, उससे ज्यादा अच्छा याद रहेगा। सबसे पहले लो इस पे प्रोडक्शन और दूसरा इसके पैरेलल ले लो पीपल। संस्था में हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं पीपल के माध्यम से, यानी कि जो लोग हैं वो काम करते हैं। अब एक मैनेजर यहां पे रैंकिंग कर दो 1 से लेके 9 तक रैंकिंग, यानी कि बहुत कम सोचता है प्रोडक्शन के बारे में, तो वो 1 मार्क कर दो उस मैनेजर को 9 मार्क कर दो। और अगर वो प्रोडक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ऐसे ही अगर वो लोगों के ख्याल रखता है बहुत कम तो 1 मार्क दो, और अगर बहुत ज्यादा ख्याल रखता है तो 9 मार्क्स दो। बस इसको आप याद कर लो और इसकी वजह से सब हो जाएगा। जैसे अगर कोई मैनेजर अगर प्रोडक्शन का भी बहुत चिंता करता है, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए और लोगों का भी ख्याल रखता है तो वो 9-9 कहलाएगा। अगर दोनों का कम ख्याल रखता है तो वो 1-1 कहलाएगा। अगर प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और लोगों का कम रखता है तो वो 9 और 1 हो जाएगा। और अगर कोई मैनेजर प्रोडक्शन का बहुत कम ध्यान रखता है, केवल लोगों की ही चिंता करता है, तो वो 1-9 हो जाएगा। बस इस तरीके से इसको याद रखेंगे, ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पीरियोडिक कॉस्ट मींस। अब पीरियोडिक कॉस्ट का क्या मतलब होता है? तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही ऑप्शन की पहचान करनी है। इनमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फिक्स्ड कॉस्ट। दरअसल पीरियोडिक कॉस्ट का मतलब होता है अवधि से संबंधित कॉस्ट, यानी कि ऐसी कॉस्ट जो अवधि पे आधारित हो। जैसे हम अपने ऑफिस में सैलरी देते हैं अवधि के आधार पे, यानी कि महीना हो गया तो सैलरी दे दी, प्रोडक्शन कम हुआ ज्यादा हुआ डजंट मैटर। तो ये जो कॉस्ट है ये प्रोडक्शन के हिसाब से फिक्स्ड मानी जाती है क्योंकि सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन यहीं पे मैं कहूँ कि रॉ मटेरियल परचेज, तो रॉ मटेरियल जो परचेज आप करेंगे ये कैसी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम होगा तो कम रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये इसकी पहचान है।
नेक्स्ट है अंकटाड स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। दरअसल ये एजेंसी है एक यूएन की ही, और इसकी फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दरअसल ये यूएन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये एक मोटिवेशन थ्योरी है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हायरार्की ऑफ नीड। तो ये इसके जन्मदाता कौन है, किन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अब्राहम मास्लो, AH मास्लो। नेक्स्ट देखेंगे अ ग्रुप ऑफ फार्म्स इन एन इंडस्ट्री फॉलोइंग द सेम एंड सिमिलर स्ट्रेटेजीज आर कॉल्ड। अब एक इंडस्ट्री में एक कोई उद्योग है, जैसे मान लो गारमेंट इंडस्ट्री है, अब उसमें फर्म्स का एक ग्रुप बन गया फर्म्स का, आपस में उन्होंने ग्रुप बना लिया और वो क्या करते हैं, सेम और सिमिलर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, एक जैसी स्ट्रेटेजी, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा स्ट्रेटेजिक ग्रुप, क्योंकि स्ट्रेटेजी एक जैसी वो अपना रहे हैं, इसको स्ट्रेटेजिक ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड प्राइस ₹6 पर केजी, रियल प्राइस 8 पर केजी। यानी कि हमने डिक्लेयर किया था कि भी प्राइस 6 पर केजी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जब काम हुआ तो पता चला रियल में 8 पर केजी प्राइस पे सामान मिला। डिक्लेयर्ड क्वांटिटी, यानी कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने डिक्लेयर की थी कि भी 1000 केजी लगेगा इस पर्टिकुलर काम में, कोई काम हमको करना था, हमने कहा 1000 किलोग्राम रॉ मटेरियल लगना चाहिए, लेकिन रियल क्वांटिटी जो यूज हो गई वो हो गई 900 केजी। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड यूज्ड मटेरियल वेरिएंस। तो देखिए पहले तो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस आपको निकालना है, तो मटेरियल की कॉस्ट जान लो कितना है, मटेरियल की कॉस्ट जानना पड़ेगी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए। मटेरियल की कॉस्ट आप देखेंगे, सबसे पहले देखें आपने जो डिक्लेयर किया था, स्टैंडर्ड किया था, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो आपने कहा था कि 1000 किलो लगाएंगे हम और उसका रेट होगा 6 रुपया, यानी कि आपने तो सोच के रखा था, डिक्लेयर किया था कि टोटल 6000 हम कॉस्ट लगाएंगे, मटेरियल कॉस्ट जो हमारी वो 6000 यूज होगी। लेकिन वाकई में हुआ क्या? वाकई में ये हुआ कि 8 पर केजी आपको प्राइस लगा और जो रियल क्वांटिटी खरीदनी पड़ी आपको वो 900 केजी खरीदनी पड़ी। तो जो कॉस्ट है आपकी रियल में ये बैठ गई, रियल प्राइस और रियल क्वांटिटी, तो ये हो गया 7200। अब देखो आपने सोचा था 6000 लगेंगे, लेकिन खर्च हो गया यहाँ पे 7200 का मटेरियल, यानी कि 1200 का मटेरियल आपने ज्यादा यूज कर दिया, और 1200 का ज्यादा हो गया तो ये एडवर्स है, ये मतलब नुकसान हुआ आपका एक तरह से। तो इसलिए जो गिवन ऑप्शन है उनमें से सी और ए में बैठता है, दोनों में ही 1200 दिया है इसमें, लेकिन ये फेवरेबल है इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन इसका यही करेक्ट होगा, यहीं पे हो जाएगा। फिर भी आप चाहें तो इसकी भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, इसमें भी कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। इसमें कहा यूज्ड मटेरियल वेरिएंस, तो जो मटेरियल यूज किया उसका वेरिएंस देख लो। अब यूज का, तो यूज का वेरिएंस कितना रहा? आपने कहा था हम 1000 किलोग्राम यूज करेंगे और एक्चुअल में आपने 900 किलोग्राम यूज किया, यानी कि 100 किलोग्राम आपने कम यूज किया, 100 केजी आपने कम यूज किया। अब ये जो कम यूज किया तो इसको देखेंगे, क्योंकि रुपी में जानना होता है, तो आपने स्टैंडर्ड प्राइस आपने सोचा था 6 रुपया लगेगा, तो 6 रुपए के रेट से अब इसको गुना कर दोगे आप इंटू 6, तो ये आ जाएगा 600, और ये 600 का एक तरह से आपने बचा लिया, तो ये आपके फेवर में है, तो ये 600 फेवर में रहेगा, इसलिए ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट डज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिग्निफाइज। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसका मतलब क्या है या उसका सिग्निफाई क्या है, क्या बताता है वो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इसमें पहचान करनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जैसे आपके पास मान लो 2 अपॉर्चुनिटी हैं, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी हैं कि आप या तो आपको रुपया देना है, या तो आप बैंक में रख सकते हो रुपया को, या आप रुपये को अपने फ्रेंड को उधार दे सकते हो, या तो बैंक में रख दो या अपने फ्रेंड को उधार दे दो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो इंटरेस्ट पे मांग रहा है वो भी, तो जो फ्रेंड है वो भी आपको ब्याज देगा, बैंक भी ब्याज देगा। आपने देखा कि बैंक में तो 4% ब्याज मिल रहा है, मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात नहीं, मेरा शुद्ध आप बिजनेस माइंड से सोच रहे हो ये समझ लो, लेकिन इसने आपको कह दिया, फ्रेंड ने या कोई नई फ्रेंड है आपसे, वो खाली लोन मांग रहा है, वो कह रहा है कि मैं 6% दे दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि भाई ठीक है इसी को दे देता हूँ, ज्यादा मिल रहा है यहाँ। जब आप इसको दे रहे हो तो इसका मतलब अब आप बैंक में नहीं रख पाओगे, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपने फोरगोन कर दिया, त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। तो इनको जब आपने लोन दिया तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ी 4%। आप कहोगे अब कॉस्ट क्यों पड़ी, कोई कहेगा कि इसको कॉस्ट क्यों बोलते हैं, इसको कॉस्ट इसलिए बोलते हैं कि आप चेक करके देखो, आपने 6% दिया, अगर आपसे पूछे कि भाई क्या प्रॉफिट है जो आपने इसको दिया, तो आप कहोगे 2% प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने इस दी दिया, तो यही कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है।
कि आपको जो एक्चुअल 6% मिल रहा है, प्रॉफिट 2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आपको 4% आपने खो दिया, इसलिए इसको कॉस्ट बोल दिया जाता है। बाकी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी होगा, आउटपुट कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर अनदर, यानी कि जो आउटपुट कॉस्ट थी एक प्रोडक्ट की वो दूसरे के लिए आपने खो दी, आउटगोन कह सकते हैं, आउटपुट कॉस्ट यहाँ पे कहा है। नेक्स्ट है द वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए इन ए कंपनीज 25 एंड 75 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहे हैं कि एक वीक में मिनिमम कंजम्पशन होता है मटेरियल ए का 25 और मैक्सिमम कंजम्पशन हो सकता है 75 यूनिट का। रिकरेंस क्वांटिटी फिक्स्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि रिकरेंस क्वांटिटी यानी कि जितनी क्वांटिटी वो रिकर करते हैं, मंगाते हैं, रीऑर्डर करते हैं, वो 300 यूनिट है, यानी कि वो एक बार में 300 क्वांटिटी मंगाते हैं, जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हम कहते हैं, ईओक्यू। नेक्स्ट है मटेरियल सप्लाई टेक प्लेस बिटवीन 4 to 6 वीक्स। अब मटेरियल सप्लाई जब वो ऑर्डर देते हैं तो मटेरियल सप्लाई होने में समय लग जाता है, कभी 4 से 6 यानी कि मिनिमम 4 लग जाता है वीक और मैक्सिमम 6 वीक लग जाता है आफ्टर द ऑर्डर इज इशूड, जब आप ऑर्डर दे देते हैं। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल ऑफ मटेरियल ए। अब आपको जानना है, निकालना है कि मिनिमम लेवल संस्था कितना मेंटेन करेगी, यानी कि कम से कम मटेरियल ए का कितना रखना चाहेगी संस्था मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा कितना रखना चाहेगी। ज्यादा से ज्यादा इसलिए तय कर लेते हैं क्योंकि उससे ज्यादा रखने पे संस्था को लॉस होता है, बेवजह पैसा फंस जाता है, और मिनिमम में एक रिस्क होता है, खतरा होता है कि मिनिमम जो है अगर मान लो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया सप्लाई का उस हिसाब में, तो फिर हमारा सामान खत्म हो जाएगा, हम अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी हाथ से सेल करने की। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, इसको कर सकते हैं आप कि हमको एक तो पहले तो मिनिमम ऑर्डर निकालना है, फिर मिनिमम लेवल निकालना है, फिर मैक्सिमम। इसके लिए आपको निकालना होगा ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है कि कौन सा वो पॉइंट है जिस पे आपको ऑर्डर करना होता है, सबसे पहले वो जानना है। तो ऑर्डर पॉइंट निकालने का तरीका है जिस पॉइंट पे आप ऑर्डर करेंगे, मतलब इतना होगा तो आप ऑर्डर कर देते हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है ऑर्डर पॉइंट निकालने का। आप देखेंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा आपको कितना चाहिए, 75 जो है ये मैक्सिमम है, इनटू, और ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लगता है 6। तो ये आपको ऑर्डर पॉइंट यानी कि इतना जब होता है तो आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। तो ये निकल आएगा 6 5 30 और 6 7 42 और 3 45, ये आ गया। अब आपको जानना है कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम का तरीका हो जाएगा मिनिमम लेवल आपको रखना होगा कि आप देखो आप ऑर्डर कितने पे करते हैं, 450 पे आप ऑर्डर करते हैं, तो आप मिनिमम कम से कम कितना रखना चाहिए आपको, यानी कि मिनिमम लेवल कितना आप बियर कर सकते हैं, जो क्योंकि ऑर्डर आने में समय लगेगा, आप इतने पे ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर आने में कुछ समय लगेगा। अब ऑर्डर आने में जो समय लगेगा आप देखो कि उतना आप बियर कर सकते हैं, उससे कम आपको रखना होगा। तो जितना बियर कर सकते हैं वो घटा दो। कितना बियर कर सकते हैं आप देखो कि एवरेज ले लो, इसका जो पीरियड समय लगेगा उसका भी एवरेज ले लो। समय का एवरेज आ जाएगा 25 और 75 का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 50। ये तो समय। दूसरा यूनिट। अब आप समय का एवरेज यहां से लोगे 4 to 6 लग जाता है, यानी कि आप एवरेज पीरियड ले लो 5। तो यानी कि 250 जो है इसका रिस्क है, ये आने में समय लगेगा, तो कम से कम आपको कितना रखना चाहिए, 450 में से ये 250 लेस कर दोगे यानी कि 200 यूनिट्स। तो 200 मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन है इससे रिलेटेड, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 यूनिट्स। हालांकि मैक्सिमम भी निकाल लो, मैक्सिमम भी निकल जाएगा। तो जो मैक्सिमम लेवल है, मिनिमम लेवल निकाला, अब देखते हैं मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल होगा कितना, ये भी सी से निकलेगा 450, तो आपका रीऑर्डर लेवल है, इसमें से माइनस करेंगे। अब सबसे पहले इसमें से माइनस करेंगे कि मिनिमम कब कितना सामान चाहिए और मिनिमम कितना समय लगता है। तो ये 25 into 4 यानी कि 100, इसको आप पहले माइनस कर दोगे, फिर उसके बाद इसमें अब ऐड कर दोगे आप कितना ये ऑर्डर एक साथ ईओक्यू कितना मंगाते हैं, तो हम 300 मंगाते हैं, बस इसको निकाल दो तो मैक्सिमम लेवल आ जाएगा। 450 से 350, 350 और 300 ये आ जाएगा 650, और ये 650 भी इसमें करेक्ट है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। अब मोटिवेशन की एक थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी, प्रत्याशा। तो ये थ्योरी किसने दी थी, इस थ्योरी के देने वाले हैं एक्सपेक्टेंसी के विक्टर वरूम, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
वो कहते हैं, विक्टर ब्लूम थ्योरी में वो कहते हैं कि किसी आदमी को, मतलब जब हम मोटिवेट करते हैं, कोई आदमी मोटिवेट कैसे हो सकता है, तो उसको जब आशा होती है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये काम मेरा हो जाएगा, अगर मैं इतना करूंगा तो इतना पैसा मिल जाएगा, तो एक्सपेक्टेंसी के आधार पर वो मोटिवेट होता है। नेक्स्ट है विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस। अब इसमें से ब्रेटन वुड ट्विंस किनको कहा जाता है, तो इसमें दो संस्थाएं हैं जो एक साथ बनी, एक जगह पे बनी, उन्हीं को ट्विंस बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, आईएमएफ और आईबीआरडी। आईबीआरडी को हम संपूर्ण रूप में आज की डेट में वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों एक ही समय बने थे और एक ही जगह बने थे, इसलिए इनको ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट है परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1 लाख एंड इशूड ए चेक। मशीनरी खरीदी और एक चेक से पेमेंट कर दी। इन दिस सिचुएशन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा भैया? आप मशीन खरीद रहे हो, मशीन बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, तो डेबिट करेंगे तो मशीनरी अकाउंट भी डेबिट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अंडर विच सेक्शन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 1987। ये मैट किसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये काफी फेमस सेक्शन है। ऑप्शन 1 सेक्शन 115J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये भी कई दफा एग्जाम पूछा जाता है। दरअसल मैट कॉन्सेप्ट है, एक क्या कॉन्सेप्ट है कि जो कंपनीज होती हैं उनको बहुत सारी जब रियायत या छूट जो स्कीम्स चलती हैं सरकार की तरफ से, उनका फायदा उठा करके कई दफा वो अपने टैक्स को काफी कम कर देती हैं, और जब बहुत कम रह जाता है तो सरकार को टैक्स रेवेन्यू का घाटा होता है। तो सरकार ने कहा कि भाई आप सारी स्कीम्स यूज कर लो, लेकिन कम से कम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। तो जो मिनिमम जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी ने अपना टैक्स कैलकुलेट किया अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से, रूल के मुताबिक उसने निकाला, तो उसका टैक्स निकल करके आया मान लो 30%। अब हमने देखा कि मैट का जो रेट क्या, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मान लो करंट में इसका जो 15% रेट चल रहा है, पहले 18.5 था शायद, तो 15% है, तो मिनिमम जो है वो 15% है, तो मिनिमम से तो ज्यादा ही बन रहा है टैक्स, इसलिए कंपनी ये देगी। लेकिन अगर मान लो कंपनी ने सारी छूट्स जो जितनी पॉसिबल थी सबके लिए अप्लाई कर दिया, सारी स्कीम्स का यूज किया, बेनिफिट उठाया, और कंपनी का जो टैक्स है वो केवल 10% ही जा रहा है, तो अब क्योंकि मिनिमम जो अल्टरनेटिव है वो 15% है, तो फिर अब उसको कंपनी को 15% देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ऐसा बजट जो सबसे पहले तैयार किया जाता है, संस्था में जब बजट बनते हैं तो लास्ट में मास्टर बजट बनता है, उससे पहले फंक्शनल बजट्स बनते हैं। अब सबसे पहले जो जिस चीज के लिए तैयारी की जाती है वो क्या होता है? ये ऑप्शन सी है, बजट फॉर की फैक्टर। की फैक्टर रहते हैं जो छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण फैक्टर, वहीं से शुरुआत होती है बजट की। इसको की फैक्टर की जगह लिमिटिंग फैक्टर भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है एक कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 इन द ईयर 14-15। 14-15 में एक कंपनी ने 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया। इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस, और उसका सेलिंग प्राइस 8 और 10 रुपीज है, यानी कि सेल कर रहे हैं वो 10 रुपए में बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, और मार्जिनल कॉस्ट है 8। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक भी प्रोडक्ट वो एक्स्ट्रा बेचते हैं तो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बेचेंगे बिकेगा 10 रुपए में, 8 उसकी कॉस्ट ही लग जाएगी। ये जितना बढ़ाएंगे उतना ही, मतलब अगली यूनिट बढ़ाएंगे फिर 8 रुपए बढ़ जाएगी, अगली यूनिट बढ़ाएंगे फिर 8 रुपए बढ़ जाएगी, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये बढ़ती रहेगी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो अब बात ये है कि अब कंपनी सोचेगी या संस्था सोचेगी कि भाई हम कोई सामान बना रहे हैं तो 8 रुपए तो उसमें लग ही जा रहा है। जैसे फर्नीचर वाला है वो 10 रुपए की चेयर बेचता है तो 8 रुपए की तो लकड़ी लग जाती है, वो अगली चेयर बनाएगा फिर 8 रुपए की लकड़ी बेच जाएगी, तो अल्टीमेटली उसको क्या बचेगा? तो उसको बचता है 2 रुपए। इस 2 रुपए को कहते हैं कंट्रीब्यूशन, यानी कि संस्था में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है 2 रुपए जा रहा है। अब इसी कंट्रीब्यूशन में से संस्था को अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालनी होती है और प्रॉफिट भी निकालना होता है, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी रहता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसका यही कारण है, क्योंकि ये तो हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन संस्था को जा रहा है इस एक्टिविटी से, वो इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, इस एक प्रोडक्ट से 2 रुपए कंट्रीब्यूट हो रहा है संस्था को, जिससे संस्था अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को भी चलाएगी और प्रॉफिट को भी। अब बात यह संस्था कितने प्रोडक्ट कम से कम बनाए, कितने प्रोडक्ट कितनी यूनिट कम से कम बेचे कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, इसको तो कहते हैं बीईपी। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना होता है तो ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई जैसे मान लो फिक्स्ड कॉस्ट संस्था की दे रखी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर मान लो यहाँ पे कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट 2000 है, तो संस्था को जो बीईपी लेवल है कितना होगा, तो हम कह देंगे 1000 कम से कम बनाने पड़ेंगे तो बीईपी लेवल होगा। ऐसे ही इसके बाद दूसरा कंसेप्ट होता है कि जब जो बीईपी लेवल है उसको क्रॉस हो जाने के बाद संस्था को प्रॉफिट शुरू होता है। अब इस क्वेश्चन में खाता है कि प्रॉफिट हो रहा है 30,000 रुपए का,
तो संस्था को जो सेफ्टी लिमिट है वो क्या होगी। अब सेफ्टी लिमिट का मतलब होता है कि एक संस्था सेल कर रही है, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है कि यहां तक अगर सेल की संस्था ने तब तो वो अपना फिक्स्ड कॉस्ट को ही निकाल पाई। अब इससे ऊपर जब सेल करेगी तो संस्था को प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितने भी सेल करेगी संस्था, यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब संस्था जहां पे भी सेल कर रही है, जैसे मान लो यहाँ सेल कर रही है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये उसकी सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि अगर सेल कम करेगी यहाँ तक तो इतना प्रॉफिट रह जाएगा, और कम करेगी तो इतना रह जाएगा, ये सुरक्षा की सीमा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब इसका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो ये जो सेफ्टी लेवल है हम इसमें देखेंगे जब संस्था 30,000 प्रॉफिट कमा रही है तो सेल कितनी कर रही होगी। चूंकि यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि संस्था जब 10 रुपए की सेल कर रही है तो वो कितने 2 रुपए कंट्रीब्यूट कर रही है, संस्था को बचा रही है। संस्था 10 रुपए की सेल कर रही है तो 2 रुपए बच रहे हैं, तो 30 रुपए बचाने के लिए बीईपी के ऊपर की बात करेंगे। अब हम बीईपी से ऊपर 30 रुपए बचाने तो कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो जैसे इसका 2 × 5 10, यानी कि 5 गुना, 2 रुपए बचाने के लिए संस्था को 5 गुना सेल करनी पड़ रही है, 2 पंजे 10। ठीक वैसे ही 30,000 कमाना है तो 30,000 का 5 गुना कितना होगा, 1,50,000। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इसकी सेल है, यानी कि बीईपी के ऊपर जब इतना सेल कर रही है तब ये बचत हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे 18th, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको माना जाता है, तो काफी फेमस है ये, FW टेलर को माना जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर। नेक्स्ट है which research includes all type of research into human motives when it refers to qualitative research designed to uncover the consumer subconsciousness और hidden motivations। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें सारी रिसर्च शामिल हो जाती है डिफरेंट टाइप की, जहां पे रिसर्च हम करते हैं ह्यूमन मोटिव्स के लिए, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन के अंदर क्या मोटिव होते हैं, हिडन मोटिवेशंस जिनसे वो खरीदता है। और हम इसमें क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च हुई क्योंकि हम क्वालिटी रिसर्च कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कितना नंबर नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं क्या, कैसे, कौन सी बातें हैं जो उसको प्रेरित करती हैं खरीदने के लिए। अब उसकी हम जो हिडन मोटिवेशंस है, जो छुपी हुई हैं, जिनको बताता नहीं है, उनको हम अनकवर करेंगे, यानी कि उनको निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए जो तरीका यूज किया जाता है रिसर्च का, उसको बोला जाता है मोटिवेशनल रिसर्च। नेक्स्ट है उरुग्वे राउंड परटेंस टू। अब उरुग्वे राउंड जो है ये किससे रिलेटेड है, उरुग्वे राउंड परटेंस टू, ये दरअसल इसमें 2 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। उसका कारण ये है, उरुग्वे क्या था, गैट एक संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दरअसल जब अभी ट्विंस की हमने बात की थी ऊपर के IMF और वर्ल्ड बैंक, दरअसल जब 1944 में ब्रेटन वुड्स में समिट चल रही थी तो उन्होंने 3 संस्थाओं के बारे में सोचा था कि एक IMF बनाते, वो एक IBRD जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, हम IBRD बनाते, और तीसरी के बारे में वो सोच रहे थे कि एक बनाते वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO। लेकिन इस पे सहमति नहीं बनी अमेरिका की वजह से, अमेरिका इस पे सहमत नहीं हुआ था, तो ये नहीं बन पाया ITO। तो उन्होंने कहा ठीक है संस्था नहीं बनाते हैं लेकिन जनरल एग्रीमेंट करते रहेंगे। तो ये एक गैट नाम से संस्था नहीं बनी, लेकिन ये एग्रीमेंट पे वो सहमत हो गए। तो ये एक व्यवस्था बनी, एक मैकेनिज्म बना था गैट। अब गैट के मैकेनिज्म के तहत बहुत सारे राउंड चले वार्ताओं के, और वार्ताओं के टोटल 8 राउंड चले, और 8वां जो राउंड था वो था उरुग्वे राउंड। और उरुग्वे राउंड जो 8वां था उसमें सहमति बनी कि अब ठीक है, अब एक संस्था बना ली जाए, अब काफी समय हो चुका है, कुछ चीजों पर सहमति बन चुकी थी, तो इन्होंने जो संस्था बनाई उसको हम कहते हैं WTO। यानी कि गैट जब समाप्त हुआ उरुग्वे राउंड में, जो कि गैट का 8वां राउंड था, तो गैट समाप्त हो गया और WTO बन गया। तो ये दोनों से रिलेटेड हो गया, गैट से रिलेटेड भी और WTO से भी, इसलिए इसमें WTO भी सही है और गैट भी सही है, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is not the cause of less or more absorption of overhead? इनमें से ये कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन जो कॉस्ट होती है उससे रिलेटेड है। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कारण नहीं होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के कम होने का या ज्यादा होने का, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो गई या कम हो गई, उसका कारण नहीं है, उसकी पहचान इसमें से करनी है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एक्चुअल लेबर कॉस्ट एक्सीडिंग द बजट। ये कारण नहीं है, बाकी तीनों कारण है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सारी इंफॉर्मेशन देती है इनमें से एक को छोड़कर,
तो किस इंफॉर्मेशन को नहीं देती है? कैश फोरकास्ट नहीं करती है। कैश फोरकास्ट कैश बजट से करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बाकी इन सब की जानकारी दे देती है। नेक्स्ट है एसडीआर आर पॉपुलरली नोन एज। एसडीआर जो है इनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? एसडीआर मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मेनली इसको जाना जाता है पेपर गोल्ड, इसको कहा जाता है पेपर गोल्ड। दरअसल ये इसको एक करेंसी नहीं है ये हमेशा याद रखें, लेकिन एक करेंसी की तरह इसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। आईएमएफ, दरअसल आईएमएफ में बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनका कोटा रहता है करेंसीज का, वो करेंसी आईएमएफ से मांगते हैं, जरूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा होने पे जमा करते हैं आईएमएफ के पास अपना कोटा खरीदने के लिए। तो बहुत सारी ये आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आईएमएफ ने कहा कि एसडीआर नाम से वो लोगों से करेंसी ले लेता है, उनको एसडीआर में कन्वर्ट कर लेता है और एसडीआर की जो वैल्यू है वो फिक्स कर देते हैं कि इस एसडीआर के अगेंस्ट इतनी आपकी करेंसी आप जमा कर सकते हो और बदले में आप दूसरी करेंसी ले सकते हो। तो एक एक्सचेंज का एक तरह से माध्यम बन जाता है। तो इसको पेपर गोल्ड नाम से जाना जाता है ऐसे। लेकिन ना ये पेपर में होता है ना गोल्ड में होता है, याद रखना। ये केवल ऐसे ही एक वर्चुअल टाइप की वो है, एक्सचेंज करेंसी है, लेकिन फुल करेंसी नहीं है, करेंसी इसको नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर ने जो कंज्यूमर बिहेवियर का मॉडल दिया है उसमें व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केटिंग स्टिमुली। मार्केटिंग स्टिमुली से उनका क्या मतलब है? तो फिलिप कोटलर ने अपने मॉडल में कंज्यूमर बिहेवियर के में मार्केटिंग स्टिमुली माना है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो कि मैककार्थी ने मार्केटिंग में 4 P's बताए हैं मार्केटिंग के, उन्हीं को इन्होंने मार्केटिंग स्टिमुली कहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, कुछ भी हो, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे When a company offers new product in existing market, जब एक कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, द स्ट्रेटेजी इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि नया प्रोडक्ट हम डेवलप करके मार्केट में ला रहे हैं। डाउन साइजिंग का मतलब होता है कोई संस्था का साइज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने कर्मचारियों को छंटनी करती है, छोटा साइज करती है खर्चे कम करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन होता है, एक संस्था जब ग्रो करना चाहती है, ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है, जब संस्था ग्रो करना चाहती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है, डाइवर्सिफाई करती है अपने बिजनेस को कि ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, होटल इंडस्ट्री में भी काम करेंगे और टेलीकॉम में भी काम करेंगे। मार्केट ग्रोथ होता है कि मार्केट में ग्रोथ देखना। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब जो प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इनमें से ए ऑप्शन सही है। प्योरली कॉम्पिटिटिव होगा तब जब लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे और लार्ज नंबर ही सेलर भी होंगे। नेक्स्ट है ए प्रोजेक्ट इज वर्थ वाइल ऑफ प्रॉफिटेबल। वर्थ वाइल और वर्थ वाइल है या कहीं प्रॉफिटेबल है इफ इट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर इसकी एनपीवी है, अगर इसकी एनपीवी क्या है तो वो प्रॉफिटेबल होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होता है ऑप्शन बी, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है? उसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है ये कि देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू में इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट मान लो हमें शुरू करना है, हमें कोई दुकान खोलनी है, हमने देखा ये दुकान खोलेंगे तो 5 लाख लगेंगे हमारे, तो हमने कहा कि हमारा आउटफ्लो हो गया 5 लाख का, आज कैश का जो आउटफ्लो हमारा 5 लाख हो गया। अब हम कहेंगे कि भाई ये पैसा आएगा कितने, मतलब कितना हमारी प्रॉफिट कितना अर्न हो जाएगा इससे। तो हमने कहा ठीक है 1 साल, दूसरा मतलब जितने साल हमें उम्मीद लग रही है उनका कैलकुलेट कर लिया हमने कि इतने साल तक हमें इससे अर्निंग होती रहेगी और इससे हमें अर्निंग जो होगी वो कहलाता है इनफ्लो। अब जो इनफ्लो है वो तो 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी, 4 साल बाद होगी। तो उस समय जो रेट पैसा मिलेगा आज की वैल्यू अलग है, उस दिन की वैल्यू अलग है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक से क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि मान लो 5 साल बाद हमें 6 लाख रुपए मिले तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। हमने जैसे इंटरेस्ट लगा करके आगे की वैल्यू बढ़ जाती है वैसे इंटरेस्ट को डिडक्ट करके बाद की जो वैल्यू होती है पहले की देख लो कम हो जाती है। आज से 5 साल बाद 6 लाख जो होंगे मान लो उनकी वैल्यू आज क्या है, अगर हम देखें इसको डिस्काउंटिंग करके तो हमें पता चला कि इसकी वैल्यू 5 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हम जितना लगा रहे हैं इतना ही हमको मिलेगा, इतना तो हम बैंक में रख देंगे तब भी 6 लाख हो जाएगा हमारा ब्याज मिल करके, तो बिजनेस करने का क्या फायदा। इसका मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर हो गए तो इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ जाना।
तो जब 0 हो तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, इससे ऊपर आए, जैसे मान लो हमें लगा कि भाई हमारे 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 आ जाएंगे, उनकी फिर प्रेजेंट वैल्यू निकलवाई तो वो आई 6 लाख, कि हाँ चलो ये प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, तो एनपीवी ग्रेटर देन 0 होगी तब प्रॉफिटेबल माना जाता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट है द डिफरेंस between a consumer is willing to pay for a commodity and what he actually does pay for it is called। मतलब ये कह रहे हैं कि वो डिफरेंस जो एक कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है, जैसे मान लो हमें कोई सामान खरीदना है और हमने देखा कहीं पे कि भाई ये चेयर है और ये चेयर काफी अच्छी है, हमको लेनी है आज, तो हमने सोचा, अपने मन बना लिया कि चेयर मान लो 500 तक भी मिल जाती है तो मैं इसे खरीदूंगा, ठीक है। अब हमने शॉपकीपर से पूछा कितने की है, तो उसने कहा 450 की है, तो हमने खरीद लिया, 450 में खरीद लेंगे, 500 थोड़ी देंगे हम। तो हमने अपना मन जो बना रखा था और हमें मिल गई 450 में, तो हम खरीद लेंगे, हमने खरीद लिया, तो एक तरह से हमें बचत हुई 50 रुपए की, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अच्छा, अगर मान लो ये हमें वो कहता, हमने सोचा 500 की ये दे दे, हमें अपना मन बना लिया हमने पूरी तरह से। अब मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं कि वो सब घटा बढ़ा करके सोचो, फाइनल मतलब सोच रहा है कंज्यूमर, क्योंकि बाकी चीजें इकोनॉमिक्स में क्या है, हमें मान्यता एज्यूमशन करना पड़ेगा, बाकी चीजें नहीं। उसने फिक्स कर लिया अपने माइंड में 500 है और दुकानदार ने बताया 550 की दूंगा, तो इसका मतलब हम कहेंगे नहीं ये तो ज्यादा चार्ज कर रहा है, हम लॉस में आ जाएंगे इसे लेने से। कभी मजबूरी में लेना पड़ जाए तो ले भी लें, तो वो इसका मतलब हमें लगेगा कि हमने महंगा ले लिया, तो इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल कौन सा है? दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको खर्च करने का जो बेनिफिट है वो तुरंत मिल जाता है हमको। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनको एक दफा कर दिया तो कई सालों तक हम उससे बेनिफिट लेते रहते हैं। तो इनमें से जो फर्नीचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक बार खरीद लेंगे लंबे समय तक चलेगा। बाकी ये जो है ये सब रेवेन्यू नेचर के हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट टू डू इंस्ट्रक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग और मेकिंग श्योर दैट दे फुलफिल इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? जैसे क्या करना है इस बारे में इंस्ट्रक्ट करना और फिर ऑब्जर्व करना, देखना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर ये सुनिश्चित करना कि वो उसको अच्छे तरीके से करें, इसको क्या कहते हैं? तो इंस्ट्रक्टिंग करना हो गया, ऑब्जर्विंग करना हो गया, इसको कहते हैं डायरेक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव। आप 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव हमारे पास, हमने एक क्राइटेरिया अपनाया और फिर सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन करने के लिए मतलब हमने डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जब हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो हमें डिसाइड करना होता है कि इसको सेलेक्ट करें। डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी इसी से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग ये कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द एरर इफ रिजेक्टिंग इट टू नल हाइपोथेसिस इज नोन एज। अब ये दरअसल स्टैटिस्टिक्स में जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो रिसर्च करते हैं, उस समय ये यूज होता है। अब इसमें पूछा है कि ऐसी एरर जब हम किसी नल हाइपोथेसिस को, हम कोई नल हाइपोथेसिस लें और वो एक्चुअल में वो ट्रू है लेकिन हम उसको रिजेक्ट करते हैं, तो ये कैसी एरर होती है? ये एरर होती है टाइप 1 एरर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर मान लो ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और हम क्या करें, गलती से ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हम क्या करें, इसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये एरर जो होती है इसको कहते हैं टाइप 2 एरर। नेक्स्ट है, सिस्टम यूज्ड टू डिटरमाइन द अट्रैक्टिवनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसमें कहा गया है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिटरमाइन कर, जो इस चीज को डिटरमाइन करने में यूज होता है कि अट्रैक्टिवनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि हम सक्सेस हो जाएंगे अपने बिजनेस में, इस बात की संभावना और इसकी अट्रैक्टिवनेस, इसको जानने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। यानी कि कोई संस्था मार्केट का एनालिसिस करती है कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, जो हम बिजनेस करने की सोच रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें क्या मतलब उसकी संभावना क्या है, कितना हम सक्सेस हो सकते हैं, उसके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। अब भर्ती करना, रिक्रूट करना, लोगों को एम्प्लॉय करना, उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है। तो जो एडवर्टीजमेंट है ये इनडायरेक्ट मेथड है, रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, जिससे भी करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से हम आदमी को बुलवाते हैं, पर्सन को आकर्षित करते हैं इनडायरेक्टली। बाकी जो कैंपस रिक्रूटमेंट है, रेफर्ड एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, ये सब डायरेक्ट तरीके हैं। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल इज वन ऑफ द वेज इन विच द शेयर कैपिटल कैन बी। अब लॉस्ट कैपिटल को राइट ऑफ करना एक तरीका है शेयर कैपिटल का क्या करने का। जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से सही ऑप्शन है बी, रिड्यूस करने का, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का। देखो ये होता क्या है राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल। जैसे मान लो हमारी कंपनी की कैपिटल है 1 करोड़, हमने अपनी एसेट्स को देखा, वाकई में एसेट कितनी है, तो समय के साथ एसेट कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। हमें पता चला कि हमारी जो एसेट है वो तो केवल 90 लाख की, तो इसका मतलब जो 10 करोड़ की हमारी जो कैपिटल है वो कहाँ गई। अब इसमें ये एज्यूम कर लेना कि उनकी खाली कैपिटल है और अदर एसेट है, दो ही चीजें और कोई आइटम नहीं है। तो इसका मतलब होना तो ये चाहिए था कि एसेट जितनी है हमारी, कैपिटल जितनी है हमारी, एसेट उतनी की होनी चाहिए थी हमारे पास। उससे ज्यादा की होती तो इसका मतलब प्रॉफिट है हमारे पास, उससे कम होगी तो इसका मतलब हमारी कैपिटल डूब रही है, हमें लॉस हो चुका है इतना। तो अब हमारी जो कैपिटल है उसको ही हमारी एसेट रिप्रेजेंट नहीं कर रही सही से, उतना है नहीं जितनी हमारी कैपिटल है, उतना हमारी कंपनी में है नहीं वर्थ। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे केस में जो लॉस्ट कैपिटल है, एक तरह से जो 10 लाख है ये हमारी कैपिटल डूब गई, लॉस्ट हो गई, इसका क्षय हो गया। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये एक्चुअल में ये सही नहीं है, ये तो जो ज्यादा दिख रहा है बेवजह, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कैपिटल को। अब रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रोपोर्शन इज कैलकुलेटेड टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल फंड इन शेयर होल्डर्स फंड इन एक्वायरिंग द एसेट्स ऑफ ए फर्म। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया जाता है ये फाइंड करने के लिए कि किस एक्सटेंट तक एक्सटर्नल फंड और शेयर होल्डर फंड लगे हुए हैं हमारे यहाँ किसी फर्म की एसेट को एक्वायर करने के लिए। हमें कुछ खरीदना है, फिर उससे पहले हमें देखना है कि एक्सटर्नल फंड कितने हैं और शेयर होल्डर फंड कितने हैं। इसको हम देखते हैं जिस प्रोपोर्शन में, उस प्रोपोर्शन को कहते हैं, ये एक्सटर्नल फंड मतलब एक्सटर्नल लोन हो गया और ये शेयर मतलब इक्विटी हो गई, तो डेट इक्विटी रेशियो या लोन इक्विटी रेशियो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है द पर्सन हु रिपोर्ट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय हिज एम्प्लॉयर टू आउटसाइडर्स। अच्छा, एक ऐसा पर्सन जो अपने एम्प्लॉयर यानी कि जिसके वो नौकरी कर रहा है उसकी वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिस को नोट करता है कि ये जो प्रैक्टिस कर रहा है तो ठीक नहीं है, तो कालाबाजारी करता है, ये तो सामान में घटिया क्वालिटी का सामान यूज करता है, ये तो लोगों की इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। कोई भी अनएथिकल काम अगर कर रहा है उसका एम्प्लॉयर, तो वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर देता है, मतलब किसी को बता देता है, इन सब जानकारियों को सार्वजनिक कर देता है, सरकार को बता देता है। इवन ये सरकारी एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो दूसरी चीजों मीडिया को बता देगा। तो उसको क्या कहेंगे, जो ऐसी जानकारी को बाहर ला देता है, तो उसको कहते हैं विशिल ब्लोअर। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है क्रेडिट पॉलिसी का। क्रेडिट पॉलिसी होती है कोई संस्था अपनी ये पॉलिसी तय करती है कि हम क्रेडिट बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, और जब बेचेंगे तो अब उसके लिए क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं, कब बेचेंगे तो कितने महीने का क्रेडिट दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं और वो तय कर लेते हैं पॉलिसी में। तो जो गिवन है उनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इनमें से नहीं है मार्जिनल रेट, ये इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी टर्म ऑफ सेल इसमें तय करते हैं हम, सेल की टर्म क्या होंगी। क्रेडिट एनालिसिस के बारे में सोचते हैं, क्रेडिट एनालिसिस कैसे करेंगे, किसी की साख कैसी है, जिसकी क्रेडिट अच्छी होगी उसको उधार देंगे। कलेक्शन पॉलिसी क्या होगी, उधार दे देंगे तो कलेक्शन कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका होगा। नेक्स्ट है ए प्रिंसिपल विच एंटाइटल्स द प्रोमिसर ऑफ टू गेट कंपनसेशन फॉर द वर्क डन। इसमें पूछा गया है कि एक ऐसा सिद्धांत जो ये एंटाइटल करता है प्रोमिसर को टू गेट कंपनसेशन फॉर द वर्क डन। जैसे मान लो किसी आदमी ने काम किया है, अब चाहे एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो एक ऐसा सिद्धांत है जो ये तय करेगा कि भाई हमने काम कर दिया, हमने अपनी सर्विस दे दी, तो भाई पैसा तो हमको मिलना चाहिए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आपने तो कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था, आपने हमारे यहाँ जो काम किया कि पैसा मिलेगा आपको। जैसे मैंने किसी का काम कर दिया, अब उसने कहा हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था, मैंने सिंपली बोला था काम कर दो और आपने कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, सबूत कहाँ है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि भाई वो पैसा मिलना है, इसके लिए एक लैटिन फ्रेज है, इनमें से जो ऑप्शन है क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट दरअसल एक फ्रेज है लैटिन में, और इसका मतलब होता है
कि जो उस पर्सन ने जो काम किया है, जो ड्यू है उसका, वो मिलना चाहिए, यानी कि व्हाट वन हैज अर्नड, एक व्यक्ति ने जो कमाया है उस पर उसका हक है। नेक्स्ट है द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, इफेक्ट कंज्यूमर या इफेक्ट कहेंगे शायद इसको ज्यादा अच्छा, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर्स बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स इज, अच्छा एक फैक्टर ऐसा पहचान कर रहा है जो किसी कंज्यूमर की खरीदने की पावर को और स्पेंडिंग के पैटर्न को प्रभावित करता है। तो इनमें से जो गिवन एनवायरनमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा होगा, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा, यानी कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो बाइंग पावर बढ़ जाएगी और स्पेंडिंग पैटर्न में भी बदलाव आता है उसके साथ साथ। नेक्स्ट है इन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज सीरीज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, अब एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो पार्टियों के बीच में किया जाता है, और वो एग्रीमेंट क्या होता है, वो कहते हैं कि भी हम एक्सचेंज कर लेंगे फ्यूचर में जो कैश फ्लो होंगे, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट इसके पास है, एक इंस्ट्रूमेंट उसके पास है, तो उन्होंने कहा ठीक है फ्यूचर में 5 साल बाद इससे कुछ आएगा, इससे भी कुछ आएगा, तो वो पहले ही तय कर लेते हैं कि ठीक है इससे जो आएगा कैश फ्लो आप रख लेना, इससे जो आएगा मैं रख लूंगा। ये कई एरियाज में अपनाया जाता है। इसको कहते क्या है ये हमें बताना है, तो इसका सही जवाब है स्वैप, इनको कहा जाता है स्वैप एग्रीमेंट, यानी कि वो स्वैप कर लेंगे, एक दूसरे के राइट को अदला बदली कर लेंगे, इसी को स्वैप कहा जाता है। जो स्वैप है वो कई एरियाज में इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकते हैं, करेंसी स्वैप होता है एक देश का दूसरे देश से, कमोडिटी स्वैप हो सकता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो सकता है। नेक्स्ट व्हाट इज द फाइनेंशियल लेवरेज इफ सेल्स 1 लाख यूनिट्स इज ₹2 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये जो इंफॉर्मेशन इसमें इनकरेक्ट मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल लीवरेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन नहीं है, ये शायद इनकरेक्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट विद एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर इज रेफर्ड टू एज, अब प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से कम बेचने की एक प्रैक्टिस, यानी कि जो कॉस्ट है उससे भी कम बेच रहे हैं हम, और इस इंटेंशन के साथ, इस भावना के साथ, दुर्भावना के साथ कि हम अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर उसके बाद जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब आराम से हम रेट बढ़ा बढ़ा करके आम पब्लिक को बेचेंगे सामान। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, शिकारी कीमत, यानी कि शिकार करने को निकलते हैं। तो नेक्स्ट है ये ऐसे होता है कि जैसे चाइना किसी मार्केट में जाता है शिकार करने को उद्देश्य से, वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको तबाह कर देगा, क्योंकि वो कॉस्ट से भी कम में, काफी कम में बेच देता है। जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फेल होने लग जाते हैं, लास्ट में वो या तो चाइना से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं वो इंडस्ट्री वाले कि ठीक है आप ही भैया हमें सामान दे दो, वो बेच देंगे हम, तो धीरे धीरे उस देश की इंडस्ट्री को ये खत्म करता चला जाता है। आरोप लगता है ऐसा चाइना पे मार्केट में, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया लेकिन लोग आरोप लगाते हैं, ऐसा होता है इस बारे में। एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स बाय ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज टू प्रोड्यूस और मार्केट प्रोडक्ट और सर्विस, इसमें कहा गया है कि एंटर करना फॉरेन मार्केट में फॉरेन कंपनीज को ज्वाइन करके कुछ प्रोड्यूस करने के लिए या मार्केट करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस को, मतलब एक कंपनी जाती है किसी दूसरे देश में, वो कहती है कि ये सामान हम बनाएंगे या बेचेंगे और आपसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस देश की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर हो जाना। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन फियर थ्रेट एंड पनिशमेंट। अब देखो पावर यानी कि हमको पावर मिली, हमारी पावर से हम दूसरे से काम करा रहे हैं, पावर क्या है, पावर टू टेक डिसीजन या टू अफेक्ट समवन या टू ऑर्डर समवन, इसको पावर कहते हैं। हम दूसरे को आदेश दे पाए, दूसरा हमारी बात मान ले, ये हमारी पावर है, दूसरा हमारी बात मान लेता है। अब पावर डिपेंड करती है कई चीजों पे, इनमें से उन्होंने कहा कि ऐसी पावर जो इन पे डिपेंड करती हो, फियर थ्रेट पनिशमेंट, यानी कि कोई पर्सन इसलिए काम कर रहा है कि अगर मैं नहीं काम करूंगा तो ये पर्सन मुझे डराएगा, धमकाएगा, पनिश कर सकता है, यानी कि भय की वजह से कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये मेरे को परेशान कर सकता है। तो इस पावर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोअर्सिव पावर, इसको कोअर्सिव पावर कहा जाता है। बाकी जैसे लेजिटिमेट पावर होती है, ये मतलब बाय लॉ होती है कि भाई ये मेरा ऑफिसर है, बॉस है, अधिकारी है, ऑफिसर है, तो इसकी बात मुझे माननी पड़ेगी, तो ये लेजिटिमेट पावर होती है, इससे भी काम करता है आदमी, भय से काम करता है, कोअर्सिव पावर। एक्सपर्ट पावर होती है, जैसे कोई आदमी बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है तो लोगों को पता होता है कि यार ये तो बड़ा एक्सपर्ट है, कुशल है, अब ये जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा, इसकी बात मान लेते हैं, तो ये एक्सपर्ट पावर होती है। और रेफरेंस पावर होती है, रेफर करने की पावर, जैसे कोई पर्सन है और हम जानते हैं कि वो पर्सन अच्छा लीडर है और
मतलब मैनेजर के बारे में ही ये बात, कोई मैनेजर है संस्था में लीड करता है हमको, और वो मैनेजर हमको रेफर करता है, यानी कि वो हमें पता है कि वो हमें काम दे रहा है, तो वो हमारे बारे में अच्छी राय रखता है और हम भी उसके बारे में अच्छी राय रखते हैं, इसलिए हम उसकी बातों को फॉलो करते हैं। ये रेफरेंस पावर है। किसी लीडर की एबिलिटी होती है कि लोगों को इस तरीके से अपनी बातें मनवाना खुशी खुशी। नेक्स्ट है विच कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। वो कौन सा कर्व है इनमें से जो टैक्स रेट, टैक्स का रेट 20% रखें कि 25% रखें, और अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू की सरकार को अब टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना मिल जाएगा, इनमें जो रिलेशन बताता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लॉफर कर्व। लॉफर कर्व दरअसल ये एक इकोनॉमिस्ट थे आर्थर लॉफर, इन्होंने एक ऐसा रिलेशन बताया था कि भी आमतौर पर सोचा जाता है कि टैक्स का रेट अगर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो सरकार की रेवेन्यू तब इंक्रीज होगी। उन्होंने बताया नहीं, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप टैक्स का रेट कम कर दो और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए। टैक्स का रेट आप कम कर दो तो आपका जो बेस है वो बढ़ जाए, ज्यादा आपको टैक्स की आमदनी होने लग सकती है। ये इन्होंने एक कर्व से बताया, तो उसको लॉफर कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है which of the following is not a well known committee appointed to examine the credit limit for commercial bank in relation to working capital requirement। अब देखिए जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है, कार्यशील पूंजी, यानी कि जिससे वो अपना नॉर्मली जो रूटीन रहता है कि किसी को लोन देना शॉर्ट टर्म वगैरह, उन सब के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए इसके लिए कई कमेटी बनी। तो जो कमेटी बनी इनके बारे में पूछ रहा है कि ऐसी कमेटी जो एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी क्रेडिट लिमिट फॉर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट लिमिट क्या हो सकती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, इसके लिए जो बनाई कमेटी, इनमें से 3 कमेटी फेमस है, एक उनमें से नहीं है। जो नहीं है उसकी पहचान करनी है, तो जो नहीं है वो है ये SS व्यास कमेटी। बाकी ये 3 कमेटी जो है ये फेमस कमेटीज हैं, KB चोरे कमेटी, BT दहीजे कमेटी, प्रकाश एंड टंडन कमेटी। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट माइनस द रिस्क फ्री रेट इज नोन एज। अब एक एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि इतना मिल जाएगा हमको, और माइनस रिस्क फ्री रेट, ऐसा रेट जिसपे कोई रिस्क ना होती, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या, हमने रिस्क बियर किया तो उसका हमको प्रीमियम मिल रहा है। तो ये एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल दिया था, उसी से इसको भी पुट करता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा कि बैंक में 1 लाख रुपए रख देते हैं, तो बैंक में 1 लाख रुपए रखते हैं तो बैंक ने कहा 4% ब्याज देंगे। अब हमको 4% ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमें पता है कि बैंक है 4% देगा ही देगा, 100% कोई रिस्क नहीं है, तो ये 4% जो है रिस्क फ्री हो गया। या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं उसमें रिस्क फ्री रेट रहता है, लेकिन हमने कहा कि यार कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, डिवेंचर खरीद लेते हैं, या किसी को लोन दे देते हैं, अब वहां से तो हमको 6% मिल जाएगा, 7% मिल जाएगा, 8% मिल जाएगा। तो अब ये अगर हम देंगे तो इसमें लेकिन थोड़ा रिस्क है भाई, बैंक में कोई रिस्क नहीं, वो देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पे क्या सब कुछ ठीक रहा तो वो दे देगा 7% आपको, लेकिन मान लो वही डूब गया तो कहां से आएगा पैसा, या वो भाग गया, उस पर विश्वास नहीं, मान लो कोई दिक्कत हो गई, मार्केट डाउन हो गई काफी, तो वो पैसा रिटर्न होना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि ये जो रिटर्न है हम इसलिए यहाँ पे सहमत हो गए इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे लगा कि अच्छा रिटर्न आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी है। तो मान लो फिर भी हम एग्री हो जाते हैं, तो क्यों हुए एग्री? क्योंकि हमको 3% ज्यादा मिल रहा था, तब हमने रिस्क बियर किया। तो ये जो 3% ज्यादा है जिसकी वजह से लालच में आए, इसी को प्रीमियम कहते हैं। Next, which among the following is the statistical measure that indicates the peakedness of distribution? इनमें से ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन की पीक्डनेस को बताता है? पीक्डनेस का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर डेटा एक जगह इकट्ठे हो जाएं। जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां पे वो जो हमें फैलाव है वो एक जगह ज्यादा उठता हुआ दिखाई देने लगेगा। मान लो कोई फैलाव है, कुछ यूनिट इतनी है, कुछ इतनी है, ऐसे अब ये यूनिट चली गई, बढ़ती चली गई, डेटा ऐसे इस टाइप के जो डेटा है ये यहाँ पे ज्यादा बढ़ गए, तो फिर ऐसे हो गए, तो ये जो फैलाव जैसा हमें यहाँ पे लगेगा ज्यादा, इसको पीकनेड कहते हैं, पीक्डनेस कहते हैं, जितना फैलाव ज्यादा होता चला जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो यूज किया जाता है इसके लिए? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कर्टोसिस को कहा जाता है, कर्टोसिस। अब इसमें भी अलग अलग वैरायटीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जैसे मान लो ये इस टाइप का है तो इसको हम कहेंगे, जब ये ऐसा मतलब काफी नीचे रह जाता है
तो इसका नाम लिया जाता है प्लेटोकर्टिक। प्लेटोकर्टिक अगर ये और थोड़ा सा ऐसा रह जाए तो इसको हम कहते हैं मेसोकर्टिक, और अगर ये काफी ज्यादा ऐसे रहता है, ऊंचाई पे रहता है, तो इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक, अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब प्लेट की तरह रह जाए ये तो प्लेटोकर्टिक, जब मीडियम जैसा हो जाए तो मेसोकर्टिक, और जब काफी लेंदी हो जाए तो इसको हम लेप्टोकर्टिक बोल देते हैं। नेक्स्ट है द ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन एज्यूम्स दैट द कॉम्पिटिटर्स आउटपुट इज फिक्स्ड एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस इज। अब इसमें पूछा गया है कि ये डुओपोली से रिलेटेड एक मॉडल है, वो कौन सा मॉडल है जिसमें बिजनेसमैन ये एज्यूम करता है कि जो कॉम्पिटिटर है उसका आउटपुट फिक्स्ड है, उसका आउटपुट फिक्स्ड है, एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और इसलिए अब वो स्वयं तय करता है कि हमको कितना प्रोड्यूस करना है। तो इस मॉडल में वो तय करता है कि प्रोड्यूस हमको कितना करना है। ये कौन सा मॉडल है? ये मॉडल है कॉर्नोट का मॉडल। इसका जो एकदम विपरीत मॉडल है जिसमें वो ये तय करता है कि हमको जो, इसमें तो इंडिपेंडेंटली, ये दूसरी फर्म का तो फिक्स्ड है, तो अब हम इंडिपेंडेंट है अपना प्रोडक्शन का डिसीजन लेने के लिए कि हमको ज्यादा करना है कम करना है। इसका एकदम उल्टा होता है जहां पे वो प्राइस तय करता है, समान नहीं, प्राइस वो स्वयं तय करता है कि मुझे कितना करना है। इसको बोलते हैं बार्टनार्ड का मॉडल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हार्सी एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब हार्सी एंड ब्लैंचार्ड ने लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स बताई और वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसलिए इसको सिचुएशनल अप्रोच कहता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की लीडरशिप रहती है। इन्होंने कहा है, यहाँ पे जो पूछा है अप्रोच लीडरशिप, तो पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप किस सिचुएशन में होगी? तो पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप किस सिचुएशन में हो सकती है? पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप तब होती है जब पार्टिसिपेट करना जरूरी हो जाए लीडर को, मतलब साथ में रहना जरूरी हो जाए लोगों के, तो ये तब जरूरी होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा काम से चिंता नहीं रहती है लेकिन पार्टिसिपेट होना है डिसीजन में काम करने के दौरान। तो ये कौन सा रहता है? ये रहता है लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड। लो टास्क का मतलब है कि जो काम करने वाले हैं टास्क तो वो खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुभवी है, वो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए हमको हाई रिलेशनशिप रखना पड़ेगा ताकि उनका कॉन्फिडेंस हम बनाए रखें। तो ये सिचुएशन होती है, इसको पार्टिसिपेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ए फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी काइंड। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा मैक्सिमम ग्रोथ रेट है जो फर्म बिना किसी बाहरी फाइनेंसिंग के प्राप्त कर सकती है। इसको कहते हैं इंटरनल ग्रोथ रेट, IGR, इंटरनल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट हो गया के डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री का के डिपार्टमेंट है कोई, वो चाहता है कोट करना सेलिंग प्राइस 10,000 यूनिट्स के लिए। 10,000 यूनिट्स के लिए वो किसी को कोटेशन देना चाहता है। कॉस्ट डिटेल है 1,000 यूनिट की, उसने डिटेल आपको बता रखी है कि 1,000 यूनिट वो बनाते हैं तो इतनी कॉस्ट उसको पड़ती है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट दे रखी है। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस फिक्स्ड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स्ड, इतने हैं, वेरिएबल इतने हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल इतने हैं। और फिर कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टू चार्ज 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब कॉस्ट पे वो 15% उसको प्रॉफिट भी लेना चाह रहा है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस वो कोट कर सकता है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे यहाँ से कि ये 1,000 यूनिट की कॉस्ट बताई, हम इसको 10,000 यूनिट की कॉस्ट बना देंगे। तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट बनाएंगे कैसे? इसमें सारे मटेरियल की कॉस्ट को एक तरफ से लेते चलें और जोड़ते चलें। जैसे वो कह रहा है कि मटेरियल कॉस्ट 6,000, अब मटेरियल तो डायरेक्टली जब हम कम बनाएंगे तो कम, ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा। 1,000 का 6,000 है तो 10,000 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 10,000 यूनिट पे ये हो जाएगा सीधा 60,000 हो जाएगा। 10,000 यूनिट पे ये 60,000 हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर कह रहे हैं कि लेबर कॉस्ट है 10,000, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है भाई। लेबर 1,000 यूनिट के लिए 10,000 लग रही है रुपए, तो 10,000 यूनिट के लिए कितनी लग जाएगी? 10,000 यूनिट के लिए लेबर कॉस्ट हमारी 1 लाख लग जाएगी। इसके बाद कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें 2 तरीके के बताएं, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। जो फिक्स्ड है वो 8,000 है, तो जो 8,000 है वो तो फिक्स्ड है, वो तो आप 1,000 यूनिट बनाओ कि 10,000 बनाओ तो 8,000 ही रहेगा। फिर कह रहा है जो वेरिएबल है फैक्ट्री ओवरहेड में, जो वेरिएबल है वो 1,500 है, तो 1,000 पे 1,500 तो 10,000 पे 15,000 हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा 15,000 हो जाएगा। जो वेरिएबल है वो वेरी करेगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भी उसने बताया कि जो फिक्स्ड है वो 4000 है, तो 4000 तो फिक्स ही रहेगा। 4000 आप 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, 20,000 बनाओ, तो ये 4000 फिक्स रहेगा। इसके बाद वेरिएबल कह रहा है 800 है, तो वेरिएबल जो है वो 1000 पे 800 है, तो 10,000 पे इसका बढ़ जाएगा, 8000 हो जाएगा, उसको 10 गुना हो जाएगा। इसके बाद फिर है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये है फिक्स्ड 800, तो जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, 800 ही रहेगा, चाहे आप 10,000 बनाओ चाहे जितना बनाओ। तो इसी में कंटिन्यूएशन में और आगे जोड़ रहा हूं मैं 800, ये जोड़ देंगे। फिर कह रहे हैं वेरिएबल 650 है, तो जो वेरिएबल है वेरी करेगा, 1000 पे 650 होता है, 10,000 पे 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 6500 हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। अब आप इस सब को कर लेंगे टोटल, तो टोटल करके कितना आ जाता है उसको निकाल लेना है। तो इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, यहां से इसका टोटल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2,02,300। अब ये तो आया कॉस्ट। फिर उसने कहा है कि आपको 15% प्रॉफिट भी वो लेना चाह रहा है इस पे, तो इस पे 15% प्रॉफिट निकाल लो, जोड़ दो, इसका 15% प्रॉफिट निकाल लो, वो आ जाएगा 30,345। अब इसको जोड़ दो, इतना वो कोटेशन में रख सकता है कि भाई इतने का बेचूंगा मैं सामान को, तो 232,645। अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहचान कर सकते हैं, 232,645 ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अ डैश डिक्लेयर्स दैट एनी एक्ट contrary or in excess of the scope of the activity of the company will be null and void and not binding on the company। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा डैश कॉन्ट्रैक्ट है या कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है या थ्योरी है जो ये डिक्लेयर करती है कि ऐसा कोई एक्ट जो कॉन्ट्रेरी है या इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, या कि एक कंपनी का जो स्कोप है, क्षेत्र है, एरिया है, उस क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य करती है वो कंपनी, तो वो नल होगा, वॉइड होगा, मतलब उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा और उसका वो व्यर्थ रहेगा, बेकार है, उसका कोई मतलब कानून से हमसे कोई पालन नहीं करा सकता है कंपनी का। ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कर भी लिया तो कोई आदमी कोर्ट में जाकर के इसको वो नहीं करा सकता, अप्लाई नहीं करा सकता है कि भाई हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, कंपनी ने कहा था ये तो हमको ऐसा दे रहे हैं, तो नहीं दे सकते हैं। वो क्या है, उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये अल्ट्रा वायर्स का डॉक्ट्राइन यानी कि ये सिद्धांत है, अल्ट्रा वायर्स यानी कि परिधि से बाहर जाके। तो कोई कंपनी अगर परिधि से बाहर जाके किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस पर्सन की जिम्मेदारी है, उस पर्सन को याद रखना है कि अगर मान लो कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो इसको कंपनी डिलीवर नहीं करेगी तो हम कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे। अब ये सिद्धांत ये कहता है कि लोगों से अपेक्षा की जाती है कि ये जाने कि इस कंपनी की परिधि क्या है और इस कंपनी की जो परिधि है उसी में रह के ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो जब हम कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो इस बात को सोच समझ करके करें, क्योंकि इस परिधि से बाहर अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो कर देगी और हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम कोर्ट जाएंगे, कंपनी ने ये इसको नहीं किया तो हम कोर्ट भी जा करके कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, कोर्ट मना कर देगा। कोर्ट कहेगा आपको पहले देखना चाहिए था कि ये तो कंपनी के दायरे में ही नहीं है। अब कंपनी का दायरा कहां से देखेंगे, तो ये कंपनी का दायरा हमको पता चलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये काफी महत्वपूर्ण प्रलेख होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के कई क्लॉजेज होते हैं, 6 क्लॉजेज होते हैं, जिनमें इस बात का वर्णन होता है कि उसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर तो बता दिया। हाँ, नेक्स्ट है ए प्रोग्राम टू चेंज वर्कर्स एटीट्यूड अबाउट क्वालिटी बाय स्ट्रेसिंग एरर फ्री परफॉर्मेंस। ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो वर्कर्स के एटीट्यूड में बदलाव लाता हो क्वालिटी के बारे में, और वो स्ट्रेस करता है एरर फ्री परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा परफॉर्मेंस करना है वर्कर्स को, हम ऐसा उनके एटीट्यूड में बदलाव ला दें कि आपको ऐसा परफॉर्मेंस करना है कि एरर फ्री हो, एकदम कोई गलती ही ना रहे। तो जब कोई गलती ही नहीं रहेगी तो उसको कहते हैं जीरो डिफेक्ट। 6 सिग्मा भी एक टेक्निक होती है। 6 सिग्मा टेक्निक जो होती है ये कहती है कि आपको कई गुना ताकत, जैसे कहते हैं ना कि ये इसको ऐसे याद रख सकते हैं 6 सिग्मा के आपको 6 गुना काम करना है, मतलब बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस ये दिखाए। ऐसा तरीका अपनाना जिससे लोगों की परफॉर्मेंस काफी तेजी से बढ़ जाए, काफी तेजी से परफॉर्मेंस बढ़ा पाए और मिस्टेक कम हो। तो ये 6 सिग्मा है। 360 डिग्री है कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है। 360 डिग्री जब आप काम करते हैं तो आप ये समझ लो 360 डिग्री एंगल पे हो, यानी कि चारों तरफ से आपको देखा जा रहा है।
अब ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की टेक्निक ऐसी है कि इसके जो ऑफिसर हैं, सबऑर्डिनेट हैं, पीआर हैं, साथी हैं, कस्टमर हैं, सबसे जानकारी मांगी जा सकती है इसके बारे में, और तब इसका हम परफॉर्मेंस पता लगा पाएंगे कैसा है 360 डिग्री में। तो हर पहलू की जांच की जाती है। नेक्स्ट है फाइंड द बैलेंस अकॉर्डिंग टू द पासबुक फ्रॉम द गिवन बिलो इंफॉर्मेशन। इसमें पासबुक का क्या बैलेंस होगा ये निकालना है, बीआरएस का क्वेश्चन है। पासबुक क्या बैलेंस दिखाएगी गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको उसकी पहचान करनी है। क्वेश्चन में कहा गया है नीचे बैंक हैज पेड, अच्छा ये एक इंफॉर्मेशन है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैश बुक का बैलेंस हमें दे रखा है, तो करने का इसका तरीका एक दफे देख लो क्या करते हैं। एक तरीका होता है कि आप ये मान लो कैश बुक है आपके पास और पासबुक है। अभी हमें पासबुक का बैलेंस दे रखा, सॉरी कैश बुक का बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, और पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो हम करेंगे क्या, कैश बुक के बैलेंस से हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो ऐसी चीजें जो कैश बुक में अभी नहीं है और पासबुक में है उनको कैश बुक में ऐड कर देंगे। ऐसी चीजें जो पासबुक में घट गई हैं कैश बुक में नहीं घटी हैं उनको घटा देंगे। ऐसी चीजें जो कैश बुक में जुड़ी हुई हैं और यहाँ नहीं जुड़ी हुई हैं उनको घटा देंगे। ऐसी चीजें जो कैश बुक में घटी हुई हैं लेकिन यहाँ नहीं घटी हैं उनको जोड़ देंगे, मतलब उल्टा करते चले जाते हैं। जैसे इस इंफॉर्मेशन के साथ देखो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, कैश बुक का जो बैलेंस है 25,000 है। अब वो कमी पूरी करती चले जाएंगे, मतलब हमें पासबुक तक जाना है, तो हम करेंगे क्या, ऐसी चीज जो कैश बुक में जुड़ी हुई है घटा देंगे। ऐसी चीज जो केवल यहाँ पे ओनली लिख लो, ओनली जो मैं बोल रहा हूँ 4 चीजें बोलूंगा। अगर कोई चीज ओनली कैश बुक में प्लस है उसको माइनस कर दो। ऐसी चीज जो ओनली कैश बुक में माइनस है उसको प्लस कर दो। ऐसी चीज जो ओनली, अब यहाँ पासबुक बोल रहा हूँ, बैलेंस हम कैश बुक का लेके चल रहे हैं। ऐसी चीज जो पासबुक में प्लस है, ओनली पासबुक में प्लस है, तो कैश बुक में भी क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। ऐसी चीज जो ओनली पासबुक में माइनस है, ओनली पासबुक में माइनस है, उसको कैश बुक में भी माइनस कर देंगे। मतलब ये करना है हमको, वो पहचान बताई मैंने और ये हमको करना है। तो जैसे अब यहाँ मैं लगाता हूँ, इसी को यूज करता हूँ, इसी चीज को, चेक बुक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा, चेक इशू किया तो कैश बुक में से घट गया। अब देखो ओनली कैश बुक में से घटा है, ओनली कैश बुक में से घटा है, इसलिए ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे 8,900। नेक्स्ट देखें, चेक हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक बट हैव नॉट बीन कलेक्टेड या डिपॉजिटेड इन द बैंक। चेक जमा किया बैंक में, जब चेक जमा करेंगे तो कैश बुक में जमा कर दिया लेकिन पासबुक में जमा नहीं हुआ, तो ओनली कैश बुक में जमा है। अब यहाँ देखो कैश बुक में, ओनली इन कैश बुक में जमा है, ओनली कैश बुक में जमा है, तो क्या कर देंगे, कैश बुक में से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे ये 12,300। इसके बाद है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 1250। अब बैंक ब्याज मिला, तो बैंक ब्याज तो बैंक सीधा बढ़ा देता है अपने यहाँ, तो पासबुक में बढ़ाए, तो ओनली पासबुक में ऐड हुआ है तो लेस कर, सॉरी ओनली पासबुक में ऐड हुआ है तो कैश बुक में भी ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो 1250। फिर है 250 बैंक एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न इन कैश बुक। बैंक खर्चे हैं तो बैंक ने तो काट ही लेगा, बैंक खर्चे हैं तो, लेकिन कैश बुक में अभी नहीं लिखे, तो ओनली ये बैंक एक्सपेंसेस घटे हैं तो ओनली इन पासबुक, घटे हैं लेकिन ओनली इन पासबुक, तो कैश बुक में भी लेस कर देंगे 250। और एक ट्रांजैक्शन और नीचे बच गई है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि बैंक हैज पेड 3,500, तो ये भी बैंक ने इंश्योरेंस पे किया है और हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन तो ओनली बैंक में घटा है। अब ओनली बैंक में घटा है तो ये ओनली पासबुक में घटा है, यानी कि कैश बुक में भी घटा देंगे। तो कैश बुक में भी घटा दो 3,500। इन सबको कर दोगे बस ये आ गया आपका आंसर। आप इसको एडजस्ट कर लो, प्लस माइनस इनको कर लो, चेक कर लो क्या आ जाता है इसका आंसर। ये सही आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 19,100। नेक्स्ट देखें, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट वेरीफाइड रिलेशनशिप विच कनेक्ट द पोजीशन एंड टास्क फॉर ईच लेवल विद दोज अबव एंड बिलो। ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कौन सा टाइप होता है जो रखता है डायरेक्ट वेरीफाइड रिलेशनशिप, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है वेरीफाइड कि ये इसके अंडर काम कर रहा है। विच कनेक्ट द पोजीशन एंड टास्क और ईच लेवल्स, ये ऑफ होना चाहिए, एंड टास्क ऑफ ईच लेवल्स विद दोज अबव एंड बिलो। जो अबव है और बिलो है इनके लेवल को पूरा पोजीशन और टास्क के लेवल के हिसाब से रखता है। तो
तो आदेश निर्देश सीधी रेखा में चलते हैं, तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे, द सिस्टमैटिक कलेक्शन, एवेल्युएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब। किसी जॉब के बारे में सिस्टम से कलेक्ट करें चीजों को, फिर एवेल्युएट करें, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करें, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वर्क एनालिसिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच इस पेपर का, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो बेस बजटिंग। इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो जीरो बेस बजटिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जीरो बेस बजट कौन सा होता है? जो जीरो बेस से बनता है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि पिछले खर्चे इनकम जैसे हुए वैसे हुए, उनको खत्म करो, नई कहानी देखो। तो नए सिरे से हमें मैनेजर्स को कहते हैं, जो बजट बनाते हैं उनको कहते हैं, नए सिरे से हमें बताओ कि साइड में चाहिए खर्चा, क्यों चाहिए खर्चा, उसका पूरा हमें रीजन दो। तो ये जीरो बेस होता है। अब जीरो बेस की जो खूबियां हैं, इसमें कहा है कि 3 खूबी हैं, एक नहीं है। जो नहीं है उसकी पहचान आपको करके बतानी है, जो नहीं है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी, टू रेगुलेट बजट मोर इफेक्टिवली। अब मोर इफेक्टिवली करना मुश्किल होगा रेगुलेट बजट को, क्योंकि ये पहले से तो कोई बेस है नहीं, नए सिरे से एकदम सब कुछ है। तो इसमें इलास्टिसिटी रहती है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, टारगेट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है। तो ये थे क्वेश्चन आज के, बस फिनिश। तो ये था पेपर का एनालिसिस। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ये आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पे इंफॉर्मेशन मिल जाए वीडियो की। और कोई अगर सजेशन है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, उसको कोशिश करेंगे ट्राई करने की, पूरा करने की।